नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर के महाघपरोल की पतरी बांचने हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता खबरों, चर्चाओं और सुर्खियों के लिहाज से बकी बात का रहा। इस हफ्ते 5 दिन का विधानसभा सत्र आयोजित हुआ, प्रदेश का बजट पेश किया गया, भू कानून के नाम पर खोदा पहाड़ और निकली मूसू सरीखा, कुल जमा 10 पन्नों का वो ड्राफ्ट भी सामने आया जिसके लिए सरकार कई साल से समिति खेल रही थी। सीएजी की रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि अफसर और नेता मिलकर घोटालों में ऐसे मिसे रखे हैं कि द्विहत्ती सपोड़ते हुए प्रदेश की मवासी घाम लगा रहे हैं। और इन सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा में हुए हंगामे की रही, जहां तब उतना शोर नहीं हुआ जब एक मंत्री ने पहाड़ियों को अपशब्द कहे, बल्कि तब हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के विधायक पर ही खौफ बाग बन गई। जो विधायक ये सवाल उठा रहा था कि आखिर सदन के अंदर पहाड़ियों को अपशब्द कहने वाले मंत्री जी के हरकत का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि उत्तराखंड के नेता भले ही अपनी चिपली गिच्ची से बारंबार देवतुल्य जनता कहते रहते हैं, लेकिन असल में वो पहाड़ की जनता को पुटपुंजिया ढूंढ से भी गया गुजरा समझते हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण तो विधानसभा की कार्यप्रणाली में ही देखा जा सकता है। यहां ऐसा बिजोग पड़ा हुआ है कि पिछले कई साल से उत्तराखंड में जब भी विधानसभा सत्र होते हैं उसमें कभी सोमवार आता ही नहीं। अव्वल तो यहां सत्र ही मात्र 1.5, 2 या 3 दिन में निपटा दिए जाते हैं, और कभी अगर 5 दिन का सत्र हुआ भी तो उसे मंगलवार से शुरू करके शनिवार तक पुगा दिया जाता है, जैसा कि इस बार भी किया गया। देश भर में उत्तराखंड ही संभवतः वो राज्य है जहां विधानसभा सबसे कम दिन चलती है, राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के लिए जो समय बताया गया है उसका भी पालन यहां नहीं होता। अन्य राज्यों में जहां एक सत्र ही 20-20 दिनों का होता है, वहीं उत्तराखंड में साल के तीनों सत्र मिलाकर भी कभी 10, कभी 8 तो कभी 4-5 दिन में ही निपटा दिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि छोटा राज्य होने के कारण ऐसा होता हो। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में कुल विधायकों की संख्या हमसे भी कम है, लेकिन वहां एक ही सत्र 15 से 20 दिनों तक भी चलता है। सिर्फ उत्तराखंड में ही ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि यहां बजट सत्र भी 5 दिनों में निपटा दिया जाता है, और उसमें भी सोमवार कभी नहीं पड़ता। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये संयोग है या प्रयोग, तो जान लीजिए कि ये न तो संयोग है और न ही प्रयोग, बल्कि ये दुरुपयोग है संसदीय प्रणाली का। सोमवार को जानबूझकर अवॉइड किया जाता है क्योंकि उस दिन प्रश्नकाल में जवाब देने की बारी होती है मुख्यमंत्री की। तो कहीं मुख्यमंत्री का भी गणेश जोशी मूवमेंट ना हो जाए, जहां कृषि मंत्री यही नहीं बता पाए कि प्राकृतिक खेती आखिर क्या बला है। इसलिए उन्होंने अचूक तरीका खोज निकाला है कि न रहेगा सोमवार और न आएगा प्रश्नकाल। अपने मीडिया तंत्र से धाकड़ धामी की छवि स्थापित करवाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी कितने धाकड़ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक बार भी प्रश्नकाल में सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रश्नकाल ही आने नहीं दिया। और ये तकनीक उन्होंने सीखी है अपने से पहले मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जिन्होंने इस अनोखी परंपरा की शुरुआत की। विपक्ष के कुछ विधायक, विशेष तौर से काजी निजामुद्दीन, इस सवाल को काफी समय से उठाते रहे हैं कि सरकार इस तरह से बहुत गलत परंपरा स्थापित कर रही है कि मुख्यमंत्री सवाल ही नहीं ले रहे, लेकिन यही न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। अब एक बार आप जरा इस पत्र पर नजर डालिए जो बताता है कि मुख्यमंत्री के पास कुल कितने विभाग या विषय हैं। मंत्रिपरिषद, कार्मिक, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा, राजस्व, औद्योगिक विकास, खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी, न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और नागरिक उड्डयन। 2 दर्जन विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने खीसे उन कुचा रखे हैं, लेकिन इनसे जुड़े कोई भी सवाल पूछने का अधिकार वो किसी को नहीं देना चाहते। उन विधायकों को भी नहीं जिन्हें जनता ने इसीलिए चुनकर भेजा है कि वो सदन में क्षेत्र की बात रखें और संबंधित मंत्रियों से प्रासंगिक सवाल पूछ सकें।
अब आप एक नजर इस रोस्टर पर भी डालिए जो बताता है कि हमारे यहां कौन से मंत्री को कौन सा दिन आवंटित किया गया है, और इसमें गौर से देखिए कि सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ दूसरा नाम किस मंत्री का है ना सरप्राइज? माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनके पास वित्त, वाणिज्य, स्टाम्प एवं निबंधन, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना जैसे विभाग हैं। यानी इन तमाम विभागों से जुड़े सवाल भी भेलुन जुगा ही हुए, क्योंकि सत्र के दौरान सोमवार आता ही नहीं। विधानसभा का कोई सत्र कब से कब तक चलेगा, इसका फैसला सरकार ही करती है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री अहम भूमिका निभाते हैं। और यहां वो कमाल भूमिका निभा रहे हैं कि सोमवार आने ही नहीं दिया जाता ताकि मुख्यमंत्री से कोई सवाल ना पूछा जाए। बदले में उन्हें भी सोमवार का दिन आवंटित किया जा चुका है ताकि मुख्यमंत्री के लिए खोले गए कुलने दरवाजे से वो खुद भी सुरक निकल जाएं और अपने विभाग के जवाब भी न दें। दगड़िया हो तो ऐसे चल रही है हमारी पारदर्शी सरकार, जहां जनता को बुधियाने के लिए दिन में 10-20 रील्स ठेल दी जाती हैं, विज्ञापन के लालच में अखबार मैनेज हो जाते हैं और बाकी आईटी सेल तो है ही। सब मिलकर धाकड़ माहौल बना देते हैं कि साहब ने भौंकुच फरका दिया है, और ये बात सिरे से गायब कर दी जाती है कि धाकड़ साहब को सदन में प्रश्नों का उत्तर देने से कितनी घबराहट हो रही है। ये स्थिति भी तब है जब प्रश्नकाल के सभी सवाल पहले ही जमा कर लिए जा चुके होते हैं। मंत्रालय में अधिकारियों की एक पूरी टीम होती है जो जवाब बनाकर माननीयों को सौंप देती है कि आपको ये जवाब सदन में दे देना है। सिर्फ तारंकित सवालों पर ही कोई सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसे नियंत्रित करना भी विधानसभा अध्यक्ष के हाथों में होता है कि वो किसे कितना बोलने का मौका देता है। अध्यक्ष क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का ही विधायक होता है, इसलिए कागजों में भले ही उसका निष्पक्ष होना लिखा जाता हो, लेकिन उसके अंदर का पार्टी प्रेम समय समय पर फूटता ही रहता है, और इसको कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है। हालिया सत्र में आपने इसका एक उदाहरण ये भी देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर जब कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सख्ती से अपनी बात कही तो विधानसभा अध्यक्ष कैसे खौंबाक बन गई, और चड़म से उठते हुए उन्होंने लखपत बुटोला को ये तक कह दिया कि ये राजनीति यहां मत कीजिए और ये कोई भाषण देने की जगह नहीं है। दब बोला, विधानसभा बल राजनीति की जगह नहीं है और भाषण भी मत दो बल। यानी पहाड़ियों को कहे गए अपशब्द का विरोध भी दर्ज मत करो, और कांग्रेस भाजपा के बाकी निहोणिया विधायकों की तरह तुम भी अपनी गिच्ची पट्ट बुझा दो। लखपत बुटोला को बधाई कि उन्होंने सही जगह पर और सही तेवरों के साथ अपना विरोध दर्ज किया। विधानसभा अध्यक्ष को जैसा आक्रोश लखपत बुटोला पर आया, उसका आधा भी अगर उन्हें तब आया होता जब प्रेमचंद अग्रवाल ने अपशब्द कहे थे, तो यह मामला इतना बड़ा ही नहीं बनता। अब स्थिति ये हो गई है कि पूरे पहाड़ में लोगों में नाराजगी है और जगह जगह प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा इस पर शर्मिंदा होती और क्षमा मांगती, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी जनता को धमका रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बयान दे रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस पर नजर रखी जाए कि कौन कौन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के बारे में लिख रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का प्रबंध किया जाए। काश भट्ट जी ने ऐसी ही नजर अपनी ही पार्टी के लोगों पर रखी होती, या कम से कम प्रेमचंद अग्रवाल पर ही रखी होती, जो कभी सड़क पर ही किसी को खींच देते हैं, कभी आंदोलनकारियों से बदतमीजी करते हैं, कभी निर्लज्जता के आत्मविश्वास के शिखर पर चढ़कर कहते हैं कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली थी, जल संस्थान में नौकरी की जरूरत थी तो उसे भर्ती करवा दिया। राजनीति असल में इसी निर्लज्जता का खेल बन गई है। वैसे इस सत्र में सीएजी की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिस पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि वन विभाग में पौधारोपण के लिए जो 13.9 करोड़ रुपए थे, उन पैसों का आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर जैसी चीज़ों की खरीदारी में उनको घाम लगा दिया गया। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कम से कम 52 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जहां वन विभाग की 188.6 हेक्टेयर जमीन बिना अनुमति के ही अन्य उपयोग जुगा कर दी गई है, लेकिन वन विभाग ने इस पर न तो कोई कार्रवाई की और न ही कहीं दोषियों के खिलाफ मुकदमा ही लिखवाया। पहाड़ के संसाधन ऐसे ही ठिकाने लगा दिए गए जैसे पिछले 2.5 दशक से लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन बात जब भी भ्रष्टाचार की आती है तो क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, सब के सब एक की रौ का माछा हो जाते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं उस भू कानून की जिसे सरकार और सरकार के घोषित अघोषित प्रवक्ता इतना सशक्त बता रहे हैं कि बल ढूंगे से भी खींचेंगे तो भी न तो ये खिंचाया जा सकता है न कचाया जा सकता है।
उत्तराखंड में भू कानून के इतिहास पर हमने विस्तृत प्रोग्राम किए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मौजूदा संशोधनों पर, जिन्हें सरकार अब सशक्त भू कानून बता रही है। वही सशक्त भू कानून जिसके पारित होने पर 2 गुलदस्तों और दर्जन भर विधायकों का फोटो सेशन खुद मुख्यमंत्री ने शेयर किया। पिछले कई सालों से धामी सरकार जनता को बुथियाती रही है कि वो मजबूत भू कानून लाएगी, और इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन भी किया गया था। इस समिति ने साल 2022 में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। हालांकि ये रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। बहरहाल मामले को और लटकाना था, इसलिए करीब 1 साल तक यही कहा गया कि समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके आधार पर मजबूत भू कानून जल्दी आएगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद धामी सरकार ने समिति का रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और समिति बनाई। तो समिति का यह खेल करीब 2-2.5 साल चला, और उसके बाद निकला क्या? कुल जमा 10 पन्नों का यह संशोधन, जिसमें बमुश्किल 2 धाराओं में बदलाव किए गए। जितना समय और जितनी समितियां सरकार ने भू कानून के नाम पर लगाई, उतने में कायदे से एक विशेष अधिनियम बनाया जा सकता था, जो उत्तराखंड में जमीन के सभी सवालों को हल करता और यहां की स्थितियों के अनुकूल होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सख्त भू कानून के नाम पर उसी पुराने अधिनियम में कुल जमा 2-3 धाराओं में संशोधन कर दिए गए। जिस अधिनियम में ये बदलाव हुए हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। इसे UPZALR भी कहा जाता है। अव्वल तो ये अधिनियम शुरुआत से ही नगर निकायों पर लागू नहीं होता, यानी प्रदेश के जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और छावनी परिषद हैं, उनमें यह एक्ट शुरुआत से ही लागू नहीं होता। और इस बार जो संशोधन इस एक्ट में किए गए हैं, उनमें भी स्पष्ट किया गया है कि तमाम नगर निकायों में ये लागू नहीं होगा, और भविष्य में जो जो इलाके नगर निकाय में मिलते जाएंगे, वो इस अधिनियम की परिधि से बाहर स्वतः ही होते रहेंगे। अब भू कानून के सवाल पर असल लड़ाई तो यही थी कि सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, सबने जमीनों की बंदरबाट के लिए इस लूपहोल का खूब फायदा उठाया और एक एक कर तमाम इलाकों को नगर पंचायतों, पालिकाओं और नगर निगम में शामिल करते हुए इस खरीद फरोख्त के रास्ते को खुला रखा। पिछली सरकार, जिसकी कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों में थी, वो एक कदम और आगे बढ़ी और उसने इस कानून में संशोधन के जरिए निकायों के बाहर की जमीन को बेचने के रास्ते भी खोल दिए। पहले 12.5 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन सिर्फ चैरिटेबल कार्यों के लिए ही बेची जा सकती थी, त्रिवेंद्र सरकार ने उसे औद्योगिक कार्यों के लिए भी खोल दिया। लेकिन तब भी इसमें एक चेक था। जिस औद्योगिक कार्य के लिए जमीन खरीदी गई हो, अगर वो कार्य जमीन पर सच में नहीं किया गया, तो इस जमीन को वापस सरकार में निहित करने का एक प्रावधान इसमें बनाया गया था। इस प्रावधान की मवासी घाम तब लगी जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये क्लॉज भी हटा दिया। अब अपने ही फैलाए हुए रायते को समेटने के नाम पर जो कथित भू कानून लाया गया है, वो भी पूरी तरह से खोखला है। इसे आप सरकारी भाषा में समझने की बजाय आम बोलचाल की भाषा में समझिए और ये देखिए कि इस कानून के आ जाने के बाद भी प्रदेश में कहां-कहां कितनी जमीनें खरीदी बेची जा सकती हैं और कौन कौन ये खरीद कर सकता है। जैसा कि इस कानून के मूल नाम से ही स्पष्ट है, इसे 1950 में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाया गया था। इसलिए इसमें अधिकतम 12.5 एकड़ जमीन का प्रावधान बनाया गया था। अब धामी सरकार जो संशोधन लाई है, उसमें कहा गया है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तो कहीं भी और कितनी भी जमीन उद्योग के नाम पर खरीदी बेची जा सकती है, फिर वो क्षेत्र चाहे नगर निकाय के अंदर हो या बाहर। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जो भी इलाके नगर निकाय के अंदर हैं, वहां भी खरीदने वाला जितनी चाहे जमीन खरीद ही सकता है। यानी देहरादून से लेकर जोशीमठ और हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक जो भी नगर निकाय के अंदर की जमीन है, उसे तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जहां कहीं का भी रहने वाला हो, कभी भी खरीद सकता है। अर्बन सीलिंग की लिमिट से कम की जमीन खरीदने के लिए तो उसे उद्देश्य तक बताने की जरूरत नहीं है। यानी 50-60 बीघा जमीन भी अगर कोई खरीदना चाहता है, तो नगर निकाय में कभी भी, कहीं भी और कहीं से आकर भी खरीद सकता है। बिज्जा सख्त भू कानून आने के बाद भी स्थिति यही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और प्रदेश के सभी नगर निकायों की स्थिति तो ये हुई जहां इस कानून का कोई असर नहीं होगा। तो फिर इस कानून का असर आखिर होगा कहां? सिर्फ 11 जिलों के उन बचे हुए क्षेत्रों में जो निकायों से बाहर हैं। ऐसे इलाकों में अगर बाहर का कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है, तो वो 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन बड़े भूमाफिया जो इन जगहों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, उनके लिए आज भी लूपहोल छोड़ दिए गए हैं और वे चाहें तो वहां भी बड़े भूभाग खरीद सकते हैं। तो भू कानून के नाम पर 4 साल पहाड़ खोदने के बाद सरकार
यही मूसा मार सकी। सरकार का एक तर्क ये भी है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बड़ी ज़मीनों को बेचने के रास्ते इसलिए खुले रखे हैं कि वहाँ उद्योग लग सके। ये तर्क ठीक वैसा ही है जैसा पहाड़ में ज़मीन बेचने के रास्ते खुलते हुए त्रिवेंद्र सरकार में तर्क दिया गया था। लेकिन आज कोई सरकार से पूछे कि पहाड़ में कितने उद्योग लगे और कितने रोजगारों के अवसर पैदा हुए। जिन 2 जिलों को बाहर रखा गया है, एक तरह से देखें तो खेती लायक अच्छी और बड़ी ज़मीन भी सिर्फ इन्हीं 2 जिलों में बची है। उद्योग लगाने के नाम पर इन जिलों में खुला खेल फर्रुखाबादी करने से बेहतर होता कि सरकार उसके लिए विशेष प्रावधान बनाती, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए ही विशेष कानून बनाती जो समान रूप से प्रदेश भर में लागू होता। ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने यूसीसी के मामले में किया कि एक नया एक्ट लाया गया, ठीक ऐसा ही एक्ट भूमि संबंधित कानून के लिए भी लाया जाना चाहिए, जो उत्तराखंड के लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट किया गया हो, जिसमें उद्योग लगाए जाने के रास्ते भी खुले हों और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो कि उद्योग के नाम पर ज़मीनें खुर्द-बुर्द न कर दी जाएं। लेकिन सरकार पर अगर दबाव नहीं बनाया गया तो वो जनता को कई साल और टरका देगी, जैसे कुल जमा 3 धाराओं में बदलाव के लिए सरकार ने इतने साल टरका दिया, वो भी उन धाराओं में जिन्हें भाजपा सरकार ने ही खुद बर्बाद किया था। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, नमस्कार।